के.वी. उन्नीकृष्णन इज द स्टोरी ऑफ डबल एजेंट। ये वो वक्त था जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था और सीधा प्रभाव भारत पर पड़ रहा था। उसी दौरान 1962 की बैच के आईपीएस ऑफिसर के.वी. उन्नीकृष्णन, जिन्होंने 1981 में रोको ज्वाइन किया और उन्हें श्रीलंका भेजा जाता है, पर वहां उनकी मुलाकात होती है एक अमेरिकन एम्बेसी के काम करने वाले एक ऑफिसर के साथ, जो कि श्रीलंका में ही पोस्टेड था, और दोस्ती भी गहरी होती गई और 1985 में पोस्टिंग खत्म होती है। पर जो साल उन्होंने श्रीलंका में बिताए, उनका उन्हें डर भी था कि कहीं उनकी वाइफ या रो को पता न चले कि मेरा वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। उस समय राजीव गांधी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने के.वी. उन्नीकृष्णन को उस समय राजीव गांधी पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने के.वी. उन्नीकृष्णन को कोऑर्डिनेटिव इंचार्ज बनाकर मद्रास भेजा। पर तब बॉम्बे से एक कॉल आता है लड़की का कि वो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की एयर होस्टेस है। फिर के.वी. उन्नीकृष्णन उनसे पूछते हैं कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया, तो वो उन्हें बताती है कि आपके वो अमेरिकन एम्बेसी वाले दोस्त ने। और फिर उनकी बातें शुरू होती है, मिलते हैं और फिर से कॉल आता है कि आप मेरे साथ सिंगापुर आएंगे, वहाँ पर भी जाते हैं। फिर वे वापस भारत आते हैं तो तब अमेरिकन एम्बेसी का एक अफसर दिल्ली से मद्रास की ओर रवाना हो जाता है और के.वी. उन्नीकृष्णन को बुलाता है। तो उस ऑफिसर ने के.वी. उन्नीकृष्णन को सिंगापुर वाले फोटोज बताए और ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। और फिर वो श्रीलंका और भारत के बीच क्या खुफिया जानकारी की लेन देन हो रही है उसके बारे में पूछता है और ऐसे CIA को इंफॉर्मेशन पास करने लगते हैं के.वी. उन्नीकृष्णन। 1987 में रो के ऑफिसर ने एक पैटर्न पर ध्यान दिया कि जब श्रीलंका और भारत की पीस टॉक होती है तो श्रीलंका के ऑफिसर को पहले से ही सारी बातें पता होती थी, तो इसे देख अलर्ट हो जाते हैं। और तब के.वी. उन्नीकृष्णन 47 इयर्स के थे और उनको प्रमोशन भी मिलने वाला था PM से, और वो इंस्पेक्टर जनरल बनने वाले थे। इस बीच रो के एजेंट्स एक्टिव हो गए और सर्विलेंस पर उतर आए। उस बीच फिर ये बाहर निकल कर आया कि के.वी. उन्नीकृष्णन एक ट्रेटर हैं, गद्दार हैं। 29 जुलाई 1987 जब इंडो श्रीलंका पीस एकॉर्ड पर साइन होने वाली थी, कोलंबो के अंदर उसके कुछ ही दिन पहले PM राजीव गांधी रो के चीफ जोशी ये बताते हैं कि के.वी. उन्नीकृष्णन एक ट्रेटर हैं। उसी के साथ के.वी. उन्नीकृष्णन को अरेस्ट कर लिया जाता है और 1 साल तिहाड़ जेल में रखा जाता है। तो ये थे एक गद्दार की कहानी, डबल एजेंट की कहानी, के.वी. उन्नीकृष्णन। रविंद्र सिंह, एक दूसरे ट्रेटर की कहानी, जिसने देश के खिलाफ जाकर डबल एजेंट बना और सारी खुफिया जानकारी CIA को दे दी। रविंद्र सिंह पहले इंडियन आर्मी में थे और तरक्की करते करते जनरल की पोस्ट तक पहुँचे और फिर रो को ज्वाइन किया। ये कहानी 24 अप्रैल 2015 दिल्ली में रो के हेडक्वार्टर में हलचल की थी, क्योंकि सबकी तलाशी ली जा रही थी। पर रविंद्र काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कॉल किया कि रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। तब ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर तो सबकी जांच पड़ताल हो रही है। तो फिर रविंद्र सिंह की भी जांच पड़ताल हुई, पर कुछ हाथ में ना लगा,
ये जांच खास तौर पर रविंद्र सिंह के लिए ही करी गई थी, पर उसे कानो कान खबर ना हो इस तरह से। उसके एक हफ्ते बाद ऑफिसर ने मीटिंग बिठाई और जो रो के चीफ थे वो थे एसजी सहाय। उस बीच एक मुद्दा उठा, वो था तलाशी का। उसे सुन रविंद्र सिंह भड़क उठे कि ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं। रो में कई दिनों से एक सुगबुगाहट चल रही थी कि अपना कोई बंदा है जो खबरों को लीक करता है, और फिर जांच हुई तो शक के घेरे में रविंद्र पाए गए और फिर सर्विलांस की परमिशन दी और उसकी पूरी दिनचर्या पर नजर रखी जा रही थी, पर वो किसी विदेशी से ना मिल रहा था ना बात कर रहा था। पर जांच चालू रही तो पता चला कि जो दूसरे हेडक्वार्टर की जो फोटोकॉपी मशीन का अक्सर इस्तेमाल किया करता था, तो उस मशीन में भी ऐसा डिवाइस लगा दिया गया जो कॉपी को सेव करके रखे, जिससे कि पता चले कि रविंद्र क्या प्रिंट करता था। तो फिर बाद में पता चला कि रविंद्र सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट की कॉपी निकाल रहा था, जिससे उसका कोई ताल्लुक भी नहीं था। पर बाद में निकल कर आता है कि वो कंप्यूटर में एफटीपी नाम का प्रोटोकॉल यूज़ करके डॉक्यूमेंट सारे सीआईए को भेजता था। इसकी रो को भनक लगते ही ऑफिसर ने उसे अरेस्ट करने की परमिशन मांगी। एनएसएफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तब ब्रिजेश मिश्रा थे। उनसे परमिशन लेने गए पर उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि 2014 का मई महीना चल रहा था और चुनाव नज़दीकी डेट पर था। पर उस बीच रविंद्र सिंह को भनक लग गई कि इनको पता चल गया है, तो वो एक रात अपने घर के पीछे के दरवाजे से शादी का बहाना देकर साथी के साथ नेपाल की ओर निकल पड़ी और फिर अमेरिका चले गए। और जब सीआईए को ये पता चला तो उन्होंने रविंद्र सिंह से पल्ला झाड़ लिया और वहाँ उन्हें कुछ ना कुछ काम कर घर का गुजर बसर करना पड़ता था। और कहा जाता है कि वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए। खैर, ये तो भगवान ही जाने। तो ये थी कहानी एक ट्रेटर की, डबल एजेंट की, रविंद्र सिंह। रतन सहगल, द अनसॉल्व्ड स्पाई केस। साल 1996 में आईबी के काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ आईबी रतन सहगल, इन्होंने स्पाई की फील्ड में इतनी महारत हासिल की थी कि वो गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने 11 साल तक इंदिरा गांधी और उनके परिवार को सिक्योरिटी कवर भी दिया। इन पर आरोप ये लगे कि ये सीआईए के साथ संलिप्त थे। ये भी बोला जाता है कि ये कई बड़े फॉरेन ऑफिसर के साथ इंटरैक्ट करते थे और ये भी कहा जाता है कि 12 एम्बेसडर उनके रूम में एक समय पर बैठा करते थे। खैर, ये तो इल्ज़ाम की बात हुई। कैबिनेट सचिव सैफुल्ला को इनके ऊपर शक गया तो इन्होंने उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में सफलता हासिल की और दूसरी गल्फ की कुछ ऐसे सीक्रेट ऑडियो के रूप में उनके पास थे जो कि इल्लीगल हैं। फिर उन पर जांच होनी शुरू हुई। बताया जाता है कि उस वक्त सीआईए की डेप्टी स्टेशन चीफ थी हेडी ऑगस्ट और जो स्टेशन चीफ थे वो थे टिमोथी लंग, जो कि दिल्ली में पोस्टेड थे। तो रतन सहगल और इनकी सीक्रेट एंड अनऑफिशियल मीटिंग हुआ करती थी और कुछ पैकेट्स का लेन देन भी। इस पर जो एडिटिंग डायरेक्टर थे आईबी के, अभिजीत मित्रा, ने सख्त कदम उठाते हुए नाइट सर्विलेंस की भी परमिशन दे दी। उस वक्त सीआईए ने हेडी ऑगस्ट को ट्रांसफर कर एक लेडी डिप्लोमेट को तैनात किया। उसका नाम था सुजैन ब्राउनी। तो सुजैन ब्राउनी को लेकर रतन सहगल ने जूनियर को एक आदेश दिया
कि अभी उनके ऊपर सर्विलेंस मत करिए क्योंकि वो नई हैं, वो इस देश के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये दूसरा संकेत था कि रतन सहगल CIA के साथ मिले हुए हैं। फिर IB ने रतन सहगल के घर पे छापा मारा और पूछा कि कितना लेते हो CIA से। तो रतन सहगल ने क्लेम किया कि ये तो सिर्फ असाइनमेंट का पार्ट था, इसलिए उनसे मिलने जाता था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। IB के जो डायरेक्टर थे अरुण भगत, उन्होंने 17 नवंबर की रात उन्हें डिनर पर बुलाते हैं और डायरेक्टली उन्हें चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन दिए कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं या आपकी जो डिटेंशन हो रही है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उनके तहत आपको हवाले कर दिया जाए। इसके बाद रतन सहगल ने अपना प्रीमेच्योर रिज़ाइनमेंट दे देते हैं, पर ये अनसॉल्व्ड केस बन के रह गया। ये पता ही नहीं चला कि वो गद्दार थे या कोई भेदभाव हुआ उनके साथ। तो ये कहानी थी रतन सहगल की। ये कहानी है हाशिम कुरैशी की। ये एक ऐसे शख्स हैं जिसे एक जुर्म के लिए 2 मुल्क से सज़ा मिलती है, क्योंकि ये शख्स 2 एजेंसियों के लिए काम करते थे। यहाँ ये जानने को मिलेगा कि कैसे हाशिम कुरैशी रो को अंधेरे में रख ISI को क्रूशियल जानकारी देते हैं और फिर रो की तरफ से काम करते हैं और ISI को धोखा देते हैं। दूसरी बात ये पता चलेगी यहाँ कि कैसे बांग्लादेश बनता है 1971 में, क्योंकि अभी मैं जो कहानी बताने जाने वाली हूँ उस कहानी का बड़ा रोल है बांग्लादेश को फॉर्म करने में। हाशिम कुरैशी श्रीनगर में उनका जन्म हुआ, फिर बड़े हुए तो 1969 में पेशावर में किसी रिश्तेदार के वहाँ शादी थी, वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात मकबूल भट्ट से होती है, जो कि NLF में थे, मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंटियर पे तैनात थे। और ये वही मकबूल भट्ट हैं जिसे तिहाड़ जेल में रखा गया था और फिर फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फिर मकबूल भट्ट हाशिम कुरैशी को भी शामिल कर लेता है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से वाकिफ़ कराया जाता है, जहां उसे बोला जाता है कि तुम कश्मीर के लिए काम करो। और वहां के एक पायलट बाकायदा हाशिम कुरैशी को ट्रेनिंग देता है और कहता है कि प्लेन हाईजैक करो, और ख़ास करो कि वो प्लेन जिसमें राजीव गांधी फ्लाई कर रहे हों। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए BSF के ज़रिए रो के अफसरों से मुलाकात होती है और हाशिम कुरैशी रो से जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए वो रो की बात मान पाकिस्तान जाता है और वहाँ वो पाकिस्तान के लिए काम करने लगता है। ISI ने उसे प्लान हाईजैक करने को कहा, क्योंकि उस समय इनकी एक अल्फेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके कुल 36 लोगों को BSF ने अरेस्ट किया था, तो उन्हें छुड़वाने का ये प्लान था, तो इसलिए प्लान हाईजैक करने को कहा। पर ये बात की भनक रो को लग गई और उसे कश्मीर बुलाया और सच उगलवाया और ये कहा कि प्लान हाईजैक करो, पर हम कहें ऐसे। तो इंडियन एयरलाइन का एक प्लेन था गंगा नामक, जो कि पुराना था, तो उसे कलर करवाया, थोड़ा ठीक करवाया और 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर टू जम्मू फ्लाई करने को रख दिया। फिर हाशिम कुरैशी और उसका कज़िन अशरफ कुरैशी को नकली गन दे दी जाती है और हाईजैक करने को बोला जाता है। तो ISI को लगता है कि ये हाईजैक कर रहे हैं, पर असल में वो रो का काम कर रहे थे। और फिर वो लाहौर पे लैंड करते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद उन हाईजैकर्स का स्वागत करते हैं और वो 30 पैसेंजर को थ्रू रोडवे अमृतसर भेज दिया जाता है और गंगा को फिर आग लगा दी जाती है। फिर इंडिया ने इस मामले का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान पर रोक लगा दी कि पाकिस्तान का कोई प्लेन इंडिया के ऊपर से
फ्लाई नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान को अब घूमकर बांग्लादेश जाना पड़ता, तो वेपन्स की सप्लाई कम हुई, तो ऐसे इंडिया की जीत हुई बांग्लादेश को फॉर्म करने में। ये बात जैसे ही आईएसआई को पता चली तो हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान बुलाकर उसे 7 साल की सज़ा दी जाती है, और जब सज़ा काटने के बाद वो भारत आए तो यहाँ पर भी 7 साल की सज़ा सुनवाई जाती है। पर हाशिम कुरैशी ने कहा कि एक जुर्म की सज़ा 2 बार नहीं दे सकते, तो फिर केस चला और रिहा कर दिया जाता है। तो ये कहानी थी हाशिम कुरैशी की। शरबजीत खीवा गांव के रहने वाले थे, जो कि पंजाब में स्थित है, जहां कुछ कदम की दूरी पर पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो ये बात है 1990 की, जब बॉर्डर के नाम पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक खंभा था। उस रात सरबजीत ने पी रखी थी, तो उस कारण अनजाने में वो पाकिस्तान की ओर चला जाता है। इतने में पाकिस्तान की आर्मी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सरबजीत का परिवार चिंता में कि कहाँ है सरबजीत। फिर उन्हें पता चलता है कि वो पाकिस्तान की जेल में कैद है, उन पे जासूस होने का आरोप लगे हैं। फिर सरबजीत की बहन दिल्ली गई। सरबजीत की बहन का नाम दलबीर कौर था, जो कि दिल्ली गई, कितनी अर्जियां लगाई, ना सुनी किसी ने। फिर वे अनशन पर उतर आई। इसके साथ ही ये देश का मुद्दा बन गया था। यहाँ सब अनशन पर थे, पर पाकिस्तान ने फांसी देने की ऐलान कर दिया था। पर कुछ दिन सरकार बदलने के बाद ये तारीख को टाल दिया जाता है, और किसी रंजीत के नाम पर पाकिस्तान वाले सरबजीत को एब्यूज़ कर रहे थे। ये वो भी जानते थे, पर खैर। फिर कनाडा से ह्यूमन राइट्स के एडिटर आते हैं, कॉल करते हैं दलबीर कौर को, जो कि सरबजीत से मिलने जाने वाले थे। वो मिलते हैं उनसे और उनको टॉर्चर किया जाता था, उससे थोड़ी रिलीफ मिलती है। इस सब को देख आवेश नामक एक वकील, जो कि उस केस से तो नहीं जुड़ा था पर रहमदिल था, तो वो सरबजीत केस को हैंडल और सुनवाई कर देने वाले जज से मिलते हैं। तो वो जज कहता है कि सरबजीत के वकील ने भी हार मान ली, तो तुम क्या हो। फिर आवेश इस केस को टेक ओवर करता है और पहले वो रंजीत को पकड़वाता है, ताकि सरबजीत को बेकसूर ठहरा सके। उसके बाद कुछ दिन बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति सरबजीत को रिहा करने की अनाउंसमेंट करते हैं, पर उन्हें भेजा किसी सुरजीत नामक व्यक्ति को, और ऐसे सरबजीत को पाकिस्तान की जेल में गुजरे 22 साल हो चुके थे, और आखिर में उनकी मौत हो जाती है। कुलभूषण जाधव alleged is an Indian national who has been incarcerated in Pakistan since 2016. The Pakistani government alleged that he is a spy for India's intelligence agency, the Research and Analysis Wing, and was arrested in the Pakistan province of Balochistan. The Indian Foreign Ministry says that he was kidnapped from Iran and illegally rendered to Pakistan.